हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं सुमित एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम बात कर चुके हैं इंग्लिश के इंट्रोडक्शन के बारे में और हमारी जो सबसे पहली डिस्कशन थी वो सिलेबस के बारे में थी। हमें किन टॉपिक्स के बारे में बातें करनी है वो सभी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के क्लास में हम अपने पहले टॉपिक को लेके चलेंगे जो कि अपना पार्ट ऑफ स्पीच से होने वाला है। तो आप सब समझ ही चुके हैं कि जैसे ही हमने पार्ट ऑफ स्पीच के पहले टॉपिक के बारे में बात की तो वो टॉपिक हमारा है नाउन। ठीक है, जिस तरह से हम ऑफलाइन क्लासेस में अपने कंटेंट को, अपनी सारी जो बेसिक बातें हैं, कंसेप्चुअल जो भी चीज़ें हैं, उन सब के बारे में बात करते थे, इसी तरह से हम ऑनलाइन क्लासेस में भी उन सभी बातों पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ। तो जो भी हमारा पहला टॉपिक है वो है नाउन। ठीक है, नाउन के बारे में अगर हम बात करते हैं, आप सभी ने इस नाउन को कहीं ना कहीं पढ़ा है। ठीक है, कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये है कि आप सब ने इसे स्कूल लेवल पे तो जरूर पढ़ा है। आप सभी ने जब स्कूल लेवल पे इसे पढ़ने की कोशिश की तो आपने इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन भी तैयार की थी, और जब हम उस डेफिनेशन को जब स्कूल में एक साथ बोलने का काम करते थे तो वो एक तरह से सॉन्ग का जैसे लगती थी। ठीक है, तो इसी तरह से आज हम फिर से उसी बात को लेके चलेंगे कि भाई नाउन इज अ नेम ऑफ, नाउन बोले साथ साथ, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग। ठीक है, आप सभी ने इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे से पढ़ा भी है, राइम्स बना के भी पढ़ा है। ठीक है, तो एक बार फिर से उसी राइम्स के साथ पढ़ते हैं। भाई नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस एंड थिंग। तीन चीजें आपके सामने लिखी हुई है। देखिए, सबसे पहले इस डेफिनेशन को समझें। हम बात किसके बारे में बात कर रहे हैं? नाउन। और ये नाउन ही हमारे सामने क्या लिखा मिल रहा है? नेम। क्या मिल रहा है? नेम। और ये नेम किन का? ये नेम पर्सन का है। ठीक है, ये नेम किसका है? प्लेस का है। और यही नेम हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? थिंग के बारे में। ठीक है, लेकिन इस डेफिनेशन में क्या चीज है और जिसे हमें अच्छे से समझना है वो ये बात है कि जब भी हम किसी पर्सन के बारे में बात करते हैं, तो उसका अपना एक स्पेसिफिक नेम होता है। मैं अगर अपने नाम के बारे में बात करूं तो वो नाम मेरे लिए स्पेसिफिक हुआ। आप सभी का अपना एक नाम है जो कि आपके माता पिता ने आपके लिए बहुत प्यार से रखा है, उसका अपना एक स्पेसिफिक नेम है। ठीक है, लेकिन जब हम किसी प्लेस के बारे में बात करते हैं तो जिस जगह पे मैं अभी हूँ उस जगह का भी अपना एक स्पेसिफिक नेम है। जिस जगह पे बैठ के आप सब इस वीडियो को देख रहे हैं वहां पे उस जगह का भी अपना एक स्पेसिफिक नेम है। लेकिन जब हम इस थिंग के बारे में बात करते हैं, देखिए ध्यान से, जब हम इस थिंग के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे चीज़ें कुछ अधूरी रह जाती हैं, और वो अधूरी बातें क्या है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए, जब हम प्लेस के बारे में या पर्सन के बारे में बात करते हैं तो दोनों ही बात अपने आप में स्पेसिफिक है। लेकिन जब हम यहाँ पे थिंग के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे मेंशन ही नहीं किया हुआ कि हम किस तरह के थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, थिंग्स की दो कैटेगरी आपके सामने आती है। थिंग्स की दो कैटेगरी आपके सामने आती है। तो सबसे पहले आती है, उसे हमने क्या कहा? टेंजिबल थिंग। क्या कहा? टेंजिबल थिंग। जो पहली कैटेगरी आपके सामने आती है उसे आपने क्या कहा? टेंजिबल थिंग। ध्यान से पढ़े, इसे क्या लिखा है? टेंजिबल थिंग। और जो दूसरी कैटेगरी आपके सामने आती है उसे आप कहते हैं इनटेंजिबल थिंग। ध्यान से समझने इस बात को, आगे आपको इस सब के रीजन समझ में भी आएंगे। देखिए, दो कैटेगरी आपके सामने मैंने यहाँ पे लिखी है। सबसे पहले एक कैटेगरी आती है जिसे हमने क्या कहा? टेंजिबल थिंग। क्या कहा? टेंजिबल थिंग। और दूसरी कैटेगरी आती है इनटेंजिबल थिंग। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है उसे समझते हैं। देखिए, जब भी हम टेंजिबल थिंग के बारे में बात करते हैं, तो ये वो थिंग्स हुई जिसे आप फिजिकली टच कर सकते हैं, जिसे आप फिजिकली टच कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसके एग्जांपल लेके चले, फॉर एग्जांपल मैं इस मार्कर से ही लेके चलता हूं, तो मार्कर अपने आप में एक थिंग हुआ जो कि अपने आप में फिजिकल टच जिसे किया जा सकता है। तो ये अपने आप में क्या हुआ? टेंजिबल थिंग। ये अपने आप में क्या हुआ? टेंजिबल थिंग। ठीक है, लेकिन जब हम इस इनटेंजिबल थिंग के बारे में बात करते हैं तो इसे हम फिजिकली टच नहीं कर सकते। तो जब हम इसे फिजिकली टच नहीं कर सकते तो हम इसे केवल महसूस कर सकते हैं।
फेल्ट किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, ठीक है, केवल इसे महसूस किया जा सकता है। अब ये महसूस करने की बात कौन सी हुई? देखिए, महसूस करने की काफ़ी चीज़ें हैं जो आपके सामने होती हैं। आप बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे महसूस करते हैं, एनालाइज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर यहाँ पे लेके चलूँ तो आपकी जो भी फीलिंग्स है किसी चीज़ को लेके या किसी इंसान को लेके, जो आपकी स्पेशल फीलिंग है, उसको बताने का काम कौन करता है? ये हमारा इंटेंजिबल थिंग। कौन सा करता है? इंटेंजिबल थिंग, ठीक है। आप किसी से प्यार करते हैं, आप किसी से मोहब्बत करते हैं और आप किसी से नफरत करते हैं, तो ये सब हमारी आती है फीलिंग्स की कैटेगरी में, ठीक है। अब दूसरी बात के बारे में अगर बात करें तो दूसरी बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा क्वालिटी। क्वालिटी अपने आप में होती है, ठीक है। हर एक चीज़ की अपनी क्वालिटी होती है। कुछ चीज़ें अच्छी निकलती है, कुछ चीज़ें बुरी निकलती है, और उसका अटैचमेंट आपकी फीलिंग से भी लिखा जाता है, ठीक है, लिया जाता है। चलिए, अब आगे की बात के बारे में बात करें तो अगली बात आती है एक्शन से और एक आती है स्टेट से। अब स्टेट कहने का मतलब क्या है? स्टेट कहने का मतलब यहाँ राज्य से है नहीं, या स्टेट कहने का मतलब राज्य नहीं है, तो यहाँ पे स्टेट का मतलब है किसी की अवस्था को बताना, ठीक है। तो ये चार चीज़ें हैं जो हमें किस कैटेगरी में पढ़नी है? ये हमें इंटेंजिबल थिंग की कैटेगरी में पढ़नी है, ठीक है। तो पढ़िए एक बार मेरे साथ। सबसे पहले हमने क्या लिखा है? फीलिंग। उसके बाद हमने क्या कहा? क्वालिटी। और उसके बाद एक्शन। और उसके बाद हमारी आती है स्टेट, ठीक है। फीलिंग, आपने किसी से प्यार किया, वो क्वालिटी, वो अच्छा नहीं निकला, वो उसकी क्वालिटी हुई। आपका एक्शन खराब हुए और आपकी अवस्था खराब होती चली गई, यानी कि एक फीलिंग से आपके बाकी के तीनों एक्शन खराब होते चले जाएंगे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, बस केवल ये याद रखने के लिए है ताकि आप इस बात को ध्यान से समझ सकें। दो कैटेगरी आपके सामने आती है, टेंजिबल और इनटेंजिबल की। अब इनका नाउन से क्या मतलब है, ये हमें आगे की बातों में पता लगेगा, ठीक है। तो चलिए, ये तो बात होगी हमारे किसके बारे में? थिंग्स के बारे में। जब भी हम नाउन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि नाउन का यूज सेंटेंस में एक्चुअल में कहाँ किया जाता है। जब भी हम सेंटेंस में नाउन के यूज के बारे में बात करते हैं, ये यूज सेंटेंस के अंदर की बात है, ठीक है। नाउन का यूज दो ही जगह पे किया जाता है। नाउन का यूज दो ही जगह पे किया जाता है। फिलहाल के लिए हम याद रखते हैं, एक तो हुआ हमारा सब्जेक्टिव केस में, एक तो हुआ सब्जेक्टिव केस, और सेकंड अगर हम बात करें तो वो हुआ हमारे सामने ऑब्जेक्टिव केस। तो सबसे पहले हम बात करें नाउन में, यानी कि सेंटेंस के अंदर नाउन का यूज कहाँ पे किया जाता है, तो सेंटेंस के अंदर नाउन का यूज एक तो सब्जेक्टिव केस में किया जाता है और एक ऑब्जेक्टिव केस के अंदर किया जाता है, ठीक है। एक बार आप इतनी बातें देखिए, फिर यहीं से अपनी बातों को आगे लेके चलेंगे। चलिए भाई, अब आगे की बातों को लेके चलते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी टेंजिबल और इनटेंजिबल के बारे में। अब बात कर लेते हैं जरा यूज़ के बारे में। यूज़ हमने देखा कि नाउन का यूज़ अगर हम किसी सेंटेंस में करते हैं तो उसका यूज़ या तो हम सब्जेक्टिव केस में करते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव केस में करते हैं, या हो सकता है कि दोनों ही केसेस में हम नाउन का यूज़ करें, ठीक है। ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि नाउन का यूज़ केवल सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में ही किया जा सकता है, दोनों ही जगह पे एक साथ भी किया जा सकता है। चलिए भाई, एक तो बात होगी हमारी सब्जेक्टिव के बारे में और एक होगी हमारे ऑब्जेक्टिव केस के बारे में। चलिए पहली बात लेके चलते हैं। अब आती है आइडेंटिफिकेशन। अब बात कर लेते हैं आइडेंटिफिकेशन के बारे में। नहीं, उससे पहले आपको एक बात और समझनी है कि जब भी आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं तो उस स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेशन होगा वो कैसे होगा। सबसे पहले आप किसका यूज़ करते हो? सब्जेक्ट का यूज़ करते हो, और सब्जेक्ट के बाद आप किस चीज़ का यूज़ करते हो? वर्ब का, और उसके बाद हम क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यही स्ट्रक्चर हमने लिखा था बेसिक फॉर्मेशन, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर भी हमने इसे कहा था। जब भी हम इस सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ से दो कैटेगरी आपके सामने आती है, या तो वो होगी नाउन और या तो वो होगी प्रोनाउन, ठीक है। जब हम इस ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट की भी दो ही कैटेगरी आपके सामने आती है, एक होती है नाउन और एक होती है प्रोनाउन, ठीक है। एक होती है नाउन और एक होती है प्रोनाउन। और जब हम इस वर्ब के बारे में बात करते हैं तो यहाँ से भी आपके सामने दो ही कैटेगरी आती है, एक आती है हेल्पिंग वर्ब से और एक आती है मेन वर्ब से। एक आती है हेल्पिंग वर्ब से और एक आती है मेन वर्ब से, ठीक है। तो अब हम इसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए तीन क्वेश्चन वर्ड का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तीन क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे। कितने क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे?
3 क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे। अब वो 3 क्वेश्चन वर्ड कौन से हैं, चलिए अब बात करते हैं तीनों क्वेश्चन वर्ड के बारे में। ठीक है, 3 क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आपके सामने आता है हु। कौन सा आता है, हु। देखिए जब भी आप हु के बारे में बात करते हैं तो हु हमें आंसर देता है किसके बारे में, नाउन के बारे में। किसके बारे में आंसर देता है, नाउन के बारे में आंसर देता है। और ये नाउन की पोजीशन हमें लिखी मिलती है सब्जेक्टिव केस में। कहाँ लिखी मिलती है, सब्जेक्टिव केस में। इन बातों को ध्यान से समझना, यही से आप किसी भी सेंटेंस में यूज होने वाले नाउन को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अगर आप ये चीजें नहीं कर पाते हैं, नहीं नाउन को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, तो आप क्वेश्चन में आने वाले पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में भी जानकारी नहीं जान पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें हु के बारे में, तो हु हमें आंसर देता है नाउन के बारे में। और नाउन की ये पोजीशन हमें लिखी मिलती है सब्जेक्टिव केस में। कहाँ लिखी मिलती है, सब्जेक्टिव केस में। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कहता हूं, मैंने कहा राधा रीड्स अ नोवेल। मैंने एक सेंटेंस आपके सामने यहाँ पे लिखा, मैंने कहा राधा रीड्स अ नोवेल। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये राधा अपने आप में सब्जेक्ट, उसके बाद ये जो रीड लिखी ये हमारी वर्ब, और बाकी जो भी बचता है ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। ये जो भी हुआ ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। मैं अगर इस सेंटेंस में अगर नाउन को आइडेंटिफाई करना चाहूँ, वो भी हु से, तो मुझे इसके लिए एक क्वेश्चन बनाना होगा। और वो क्वेश्चन किस तरह का होगा, मैं इसके लिए क्वेश्चन बनाऊंगा हु रीड्स अ नोवेल। मैं क्या कहूँगा, हु रीड्स अ नोवेल। ठीक है, उस हु का आंसर हमें कौन देगा, ये राधा देगी। मैंने कहा हु रीड्स अ नोवेल, तो इसका आंसर कुछ इस तरह से बनेगा, राधा रीड्स अ नोवेल। ठीक है, तो उस राधा ने आंसर हमें किसका दिया, नाउन का दिया। और ये नाउन हमें लिखा मिला सब्जेक्टिव केस में। कहाँ पे लिखा मिला, सब्जेक्टिव केस में। तो जो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हमारे सामने आता है वो क्वेश्चन वर्ड कौन सा हुआ, हु। कौन सा हुआ, हु। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन वर्ड पे। सेकंड क्वेश्चन वर्ड पे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन वर्ड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सेकंड क्वेश्चन वर्ड हमारा आता है होम। कौन सा आता है, होम। सेकंड क्वेश्चन वर्ड हमारे सामने आता है होम। होम हमें आंसर किसका देता है, नाउन का देता है। किसका आंसर देता है, नाउन का आंसर देता है। और नाउन की अगर पोजीशन के बारे में बात करें तो ये नाउन हमें लिखा मिलता है ऑब्जेक्टिव केस में। कहाँ पे लिखा मिलता है, ऑब्जेक्टिव केस में। मैं अगर कहता हूँ इस सेंटेंस में, मैंने कहा राधा लव्स श्याम। मैंने कहा राधा लव्स श्याम। ठीक है, मैं अगर इस होम का यूज करता हूं क्वेश्चन की तरह से, तो मैं इसका क्वेश्चन इस तरह से बनाऊंगा, राधा लव्स होम। मैं एक बार फिर से सुनना, राधा लव्स होम। तो होम का आंसर हमें किसने दिया, इस श्याम ने दिया। तो श्याम ने दिया, तो ये हुआ नाउन, और ये अपने आप में लिखा मिला हमें ऑब्जेक्टिव केस में। कहाँ लिखा मिला, ऑब्जेक्टिव केस में। तो यानी कि आप इन दो क्वेश्चन वर्ड की हेल्प से किसी भी सेंटेंस में यूज होने वाले नाउन की पोजीशन या तो वो सब्जेक्टिव केस में होगी या फिर ऑब्जेक्टिव केस में होगी, तो आप उसे आइडेंटिफाई कर पाओगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। तो ये तो बात होगी हमारे दो क्वेश्चन वर्ड के बारे में, एक तो हो गया हु और एक हो गया होम। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन वर्ड के बारे में। तो थर्ड क्वेश्चन वर्ड आपके सामने जो भी आता है वो हुआ व्हाट। ठीक है, जब भी आप व्हाट के बारे में बात करते हैं, तो ये व्हाट आपको आंसर देता है किसके बारे में, नाउन के बारे में। और पोजीशन के हिसाब से ये हमें लिखा मिलता है सब्जेक्टिव केस में या फिर ऑब्जेक्टिव केस में, या हो सकता है ये दोनों ही केसेस में हमें लिखा मिले। ठीक है, चलिए इसके लिए अगर मैं एग्जाम्पल लिखना चाहूँ, मैंने कहा अमन loves his ornaments। ठीक है, मैंने कहा अमन loves his ornaments, या फिर मैं अगर कहना चाहूँ, मैंने कहा the honesty is the best policy। दो सेंटेंसेस मैंने आपके सामने लिखे हैं। पहले लिखा अमन लव्स हिज ऑर्नामेंट्स और सेकंड लिखा द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। मैं अगर इसमें हूँ अमन को देखता हूँ तो ये हमें आंसर किसका देता है, सब्जेक्टिव केस का, और ये सब्जेक्ट होने की वजह से ये अपने आप में बना नाउन। ठीक है, मैं इस अमन के लिए अगर क्वेश्चन बनाता हूँ तो क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, तो दोस्तों क्वेश्चन बनेगा हु लव्स हिज ऑर्नामेंट। क्या बनेगा, हु लव्स हिज ऑर्नामेंट। और इस हु का आंसर किसने दिया, अमन ने दिया।
नाउन हुआ, और नाउन कौन सी पोजीशन पे लिखा हुआ मिला हमें, सब्जेक्टिव केस में। ठीक है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो लास्ट में हमें लिखा मिला ऑर्नामेंट्स। ठीक है, अभी तक दोनों ही क्वेश्चन वर्ड जो भी हमने पढ़े हु और हुम, वो हम एक पर्सन के बारे में बता रहे थे, लेकिन अब आपके सामने लिखा मिला ऑर्नामेंट्स। ये कोई पर्सन नहीं है, अपने आप में ये थिंग है, तो यानी कि ये वर्ड हमें आंसर किसका देता है, ये हमें आंसर देता है थिंग का। किसका आंसर देता है, थिंग का। ठीक है, मैं इसका क्वेश्चन कैसे बना सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि अमन लव्स व्हाट। मैंने कहा अमन लव्स व्हाट, तो इस व्हाट का आंसर हमें किसने दिया, ऑर्नामेंट्स ने दिया। तो अपने पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग ये हुआ नाउन, और ये लिखा मिला हमें ऑब्जेक्टिव केस में। किस में लिखा मिला, ऑब्जेक्टिव केस में। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया कि भाई ये लिखा मिलेगा या तो सब्जेक्टिव केस में या फिर ऑब्जेक्टिव केस में। अब आते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने लिखा है द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्या लिखा है, द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर मैं यहाँ बात करूँ ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी अपने आप में क्या है, थिंग है। ऑनेस्टी अपने आप में थिंग है, और ये कौन सी थिंग है, ये टेंजिबल है या इनटेंजिबल है। अभी हम बात करके आए थे टेंजिबल और इनटेंजिबल के बारे में, तो बेसिकली ये आपके सामने जो भी है ये अपने आप में इनटेंजिबल थिंग है। कौन सी थिंग है, इनटेंजिबल। ठीक है, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट, ये आपके सामने लिखा पॉलिसी। अब इसका क्वेश्चन आपको बनाना है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, मैंने कहा व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो इस व्हाट का आंसर किसने दिया, ऑनेस्टी ने दिया। पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग ये हुआ नाउन, पोजीशन के अकॉर्डिंग ये हमें लिखा मिला सब्जेक्टिव केस में। कहाँ लिखा मिला, सब्जेक्टिव केस में। अब आते आगे, मैं अगर कहना चाहूँ द ऑनेस्टी इज द बेस्ट व्हाट, ध्यान से सुनना, मैंने कहा द ऑनेस्टी इज द बेस्ट व्हाट, तो इस व्हाट का आंसर किसने दिया, पॉलिसी ने दिया। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग हुआ नाउन, और ये हमें आंसर, ये आंसर तो हमें नाउन के बारे में दे गया, लेकिन पोजीशन के हिसाब से ये हमें लिखा मिला ऑब्जेक्टिव केस में। ये कहाँ लिखा मिला, ऑब्जेक्टिव केस में। तो व्हाट का आंसर देने वाला वर्ड जो नाउन था वो अपने आप में सब्जेक्टिव केस में भी है और उसी सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव केस में भी है। तो ऐसा कहना भी बिल्कुल अपने आप ठीक है कि ये दोनों ही जगह पे लिखा मिल सकता है, ये दोनों ही जगह लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, तो कहना ठीक होगा द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन वर्ड थे जिसकी हेल्प से आप किसी भी नाउन, किसी भी सेंटेंस में यूज होने वाले नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक बार रिपीट करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड थे। सबसे पहले आता है हु हमें आंसर देता है किसके बारे में, नाउन के बारे में। पोजीशन के बारे में अगर बात करें तो ये हमें लिखा मिलता है सब्जेक्टिव केस में। सेकंड क्वेश्चन वर्ड आपके सामने आया हुम हमें आंसर किसका देता है, हुम हमें आंसर देता है नाउन का, और ये पोजीशन के हिसाब से लिखा मिलता है ऑब्जेक्टिव केस में। थर्ड बात हमने किसके बारे में बात की, व्हाट के बारे में। जब भी हम व्हाट के बारे में बात करते हैं तो व्हाट हमें आंसर किसका देता है, ये आंसर हमें देता है नाउन का, और पोजीशन के हिसाब से या तो ये सब्जेक्टिव केस में लिखा मिलेगा या फिर ऑब्जेक्टिव केस में, या हो सकता है दोनों ही जगह ये लिखा मिले सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में भी। ठीक है, ये 3 ऐसे क्वेश्चन वर्ड हैं जिसकी हेल्प से आप किसी भी सेंटेंस में यूज होने वाले नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हमारी किसके बारे में हो गई, यूज के बारे में। डेफिनेशन के बारे में हमारी बात हो गई, यूज के बारे में बात हो गई। अब आते हैं नाउन के टाइप्स के बारे में। ठीक है, कितनी तरह के नाउन होते हैं इन सब के बारे में अब डिस्कशन को लेके चलेंगे। एक बार आप इसे नोट करें, इसे एक बार अच्छे से पढ़े, फिर आगे की बात को लेके चलते हैं। ठीक है, चलिए भाई आ जाते हैं अपने आगे के टॉपिक पे। अब हमारी बात हो गई यूज के बारे में, चलिए अब बात करते हैं नाउन के टाइप्स के बारे में, या फिर कहे तो काइंड्स के बारे में। आप सभी जानते हैं कि नाउन के कुछ टाइप्स होते हैं, कुछ काइंड्स होते हैं। कितने होते हैं ये सब नहीं जानते, ठीक है, या हो सकता है जानते हो। चलिए भाई अब बात करते हैं नाउन के काइंड्स के बारे में। जब भी हम नाउन के काइंड्स के बारे में बात करते हैं तो 5 तरह के नाउन आपके सामने आते हैं। कितनी तरह के नाउन आते हैं, 5 तरह के नाउन आते हैं। एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है आपके सामने प्रॉपर नाउन। सबसे पहले हमारे सामने आता है जिसे हमने क्या कहा, प्रॉपर नाउन। सेकंड हमारा आता है कॉमन नाउन। सेकंड हम बात करेंगे किसके बारे में, कॉमन नाउन के बारे में। थर्ड बात हमारी होगी कलेक्टिव नाउन के बारे में, कलेक्टिव नाउन के बारे में। और नेक्स्ट बात हमारी होगी मटेरियल नाउन के बारे में। और फिर हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। ठीक है, तो
तो 5 तरह के नाउन आपके सामने आते हैं। सबसे पहले आता है प्रॉपर नाउन, सेकंड आता है कॉमन नाउन, फिर आता है कलेक्टिव नाउन, फिर आता है मटेरियल नाउन, और उसके बाद हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, इसके डिस्कशन को बहुत एक अलग ही क्लास में लेके चलेंगे, यहाँ के फॉर्मेशन के आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमारी होगी प्रॉपर नाउन के बारे में। सबसे पहली बात होगी हमारी प्रॉपर नाउन के बारे में। चलिए भाई, सबसे पहली बात हम कर लेते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में। देखिए भाई, प्रॉपर नाउन, जब भी आप प्रॉपर नाउन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे एक शब्द आपके सामने लिखा मिलता है जिसे आपने क्या कहा, प्रॉपर। प्रॉपर, ठीक है, आप इसे प्रॉपर को समझने के लिए आपको इस डेफिनेशन को लेके चलना पड़ेगा कि ये होता है रेफर्स टू स्पेसिफिक नेम ऑफ एनीथिंग। ठीक है, यानी कि ये जिसके भी नेम के बारे में आपको बताएगा, जिसके भी नाम के बारे में आपको बताएगा, उसका नाम अपने आप में स्पेसिफिक होगा, उसका नाम अपने आप में स्पेसिफिक होगा। पहली बात ये हुई। दूसरी बात आपके सामने आती है कि जब भी आप प्रॉपर नाउन लिखते हैं तो आपको हमेशा अपर केस का ही यूज़ करना है। आपका जो इनिशियल लेटर होगा वो हमेशा अपर केस में होना चाहिए। ठीक है, अब आती है सेकंड बात, लास्ट बात। जो बात आती है वो ये आती है कि आप प्रॉपर नाउन से पहले किसी भी तरह के आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते। प्रॉपर नाउन से पहले आप किसी भी तरह के आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए प्रॉपर नाउन में आप सबसे पहले अपना ही नाम लिखें। मैंने यहाँ पे लिखा अपना नाम। आप जिस जगह पे उसका भी नाम लिख सकते हैं, वो भी अपने आप में स्पेसिफिक है। ठीक है, या फिर आप चाहे तो किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा डेल कंप्यूटर, डेल i5। ठीक है, तो कुछ भी बात है, यानी कि वो चीज़ें जो अपने आप में स्पेसिफिक है उसका नाम आप यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है। कुछ एक्सेप्शंस कह लो या फिर कुछ कंसेप्ट कह लो जो कि बताए नहीं जाते, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ सेंटेंसेस की ज़रूरत होगी। देखिए भाई, मैं अगर कहता हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल was the Bismarck of India. ठीक है, देखिए 4 सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखे हैं। सबसे पहले सेंटेंस लिखा है सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज द बिस्मार्क ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने लिखा है द बिस्मार्क वॉज बोर्न इन जर्मनी। नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने है कालिदास वॉज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। एंड नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस आपके सामने लिखा है द शेक्सपियर रॉट रोमियो एंड जूलियट। ठीक है, ये 4 सेंटेंस है, इसमें आपको एरर फाइंड करनी है। चलिए पहले सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। आपके सामने लिखा है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, आप इसे हाईलाइट करते हैं। ठीक है, अंडरलाइन किया हमने। तो अगर हम पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से देखें, ये हुआ हमारा प्रॉपर नाउन। ठीक है, और प्रॉपर नाउन हुआ तो इसका इनिशियल लेटर को हमें किस में लिखना होगा, अपर केस में लिखना होगा। ठीक है, दोनों ही बात अपने आप में हो गई। तीसरी बात क्या है कि इससे पहले हमें किसी भी तरह के आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है, तो इससे पहले हमने किसी भी तरह के आर्टिकल का भी यूज़ नहीं किया। ठीक है, अब आगे के सेंटेंस पे बात करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज द बिस्मार्क ऑफ इंडिया।
ठीक है, या फिर मैं अगर इसे कहना चाहूँ तो हम कह सकते हैं इजी लगाते हैं, ठीक है। मैंने कहा सरदार वल्लभ भाई पटेल इज द बिस्मार्क ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इतने पार्ट के बारे में बात करते हैं। आपके सामने एक वर्ड लिखा बिस्मार्क। बिस्मार्क वो व्यक्ति था जिसने जर्मनी का एकीकरण किया था, ठीक है। जो उसके पार्ट्स थे उसे एक यूनाइट किया था, उन्हें एक देश का रूप दिया था, ठीक है। उसी तरह से हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भी इंडिया का एकीकरण किया था, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये बिस्मार्क अपने आप में एक पर्सन हुआ, फिर अपने आप में ये प्रॉपर नाउन हुआ, तो इससे पहले हमने आर्टिकल का यूज किया, ठीक है। तो देखिए ध्यान से समझना कि यहाँ पे हम बिस्मार्क के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम बिस्मार्क के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम बिस्मार्क की उन क्वालिटीज के बारे में बात कर रहे हैं जो कि हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल में भी मिली, ठीक है। ध्यान से समझना, जिस तरह से बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था, उसी तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी इंडिया का एकीकरण किया था, ठीक है। इसलिए इस बिस्मार्क के बारे में यहाँ पे बात नहीं की गई है, बिस्मार्क की क्वालिटीज के बारे में बात की गई है। तो जब हमने इस बिस्मार्क की क्वालिटीज़ के बारे में बात की तो इससे पहले आर्टिकल द का यूज़ कर सकते हैं। तो ध्यान से देखेंगे ये जो बिस्मार्क है यहाँ पर प्रॉपर नाउन नहीं, ये अपने आप में बनता है कॉमन नाउन। क्या बनता है? कॉमन नाउन। आप सेंटेंस देखोगे पेपर में, ये आप एकदम से बिस्मार्क को पढ़ा, आप तुरंत इस दा को हटा दोगे, क्योंकि हमने तो ये पढ़ा भाई कि प्रॉपर नाउन से पहले हमें किसी भी तरह के आर्टिकल की जरूरत नहीं है। तो भाई बिस्मार्क से पहले ये आर्टिकल दा यहाँ पे क्या कर रहा है, ठीक है, आप तुरंत इसे हटाओगे। जैसे ही आप इसे हटाओगे ये सेंटेंस आपका हो जाता है गलत, ये सेंटेंस हो जाता है आपका गलत, ठीक है। अब पढ़ते दोबारा से। मैंने कहा सरदार वल्लभ भाई पटेल वो इज द बिस्मार्क ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बिस्मार्क के बारे में बात नहीं की, बिस्मार्क की उन क्वालिटीज के बारे में हमने बात की जो कि हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल में भी देखने को मिली, ठीक है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे बिस्मार्क के बारे में बात ना करके उनकी क्वालिटीज के बारे में बात की, तो ये अपने आप बन जाता है कॉमन नाउन, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है द बिस्मार्क वाज बोर्न इन जर्मनी। क्या लिखा है? द बिस्मार्क वाज बोर्न इन जर्मनी। देखिए अगर मैं यहाँ पे इस बिस्मार्क के बारे में बात करूं तो यहाँ पे उसकी किसी भी तरह की क्वालिटीज नहीं बताई गई है, यहाँ पर उसे किसी भी तरह की क्वालिटीज के बारे में नहीं बताया गया। तो यहाँ पे हमने इसका यूज प्रॉपर नाउन की तरह से किया। तो जैसे ही हमने इसका प्रॉपर नाउन से यूज किया तो यहाँ पे हमें इस आर्टिकल द की भी जरूरत नहीं है। अब ध्यान से देखना, यही बिस्मार्क यहाँ पर था और वही बिस्मार्क हमें यहाँ पे है, लेकिन दोनों ही वर्ड के अपने आप में फंक्शन चेंज हुए और फंक्शन चेंज होते ही आर्टिकल की पोजीशन भी अपने आप में चेंज हो गई, ठीक है। तो यही एक स्कैम है, या फिर आप चाहो तो इस बात को कह सकते हैं यही असली कंसेप्ट है जहां से आपको कंफ्यूज किया जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं इस सेंटेंस को दोबारा से पढ़ते हैं। मैंने कहा बिस्मार्क वॉज बॉर्न इन जर्मनी, तो इतना सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल ठीक हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस आता है कालिदास वॉज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। मैंने कहा कालिदास वॉज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। सेम वही बात, यहाँ पर भी हमने शेक्सपियर के बारे में बात नहीं की है, शेक्सपियर की उन क्वालिटीज के बारे में बात की है जो कि हमें कालिदास में देखने को मिली। नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में बात करें, द शेक्सपियर रोट रोमियो एंड जूलियट, ठीक है। वही सब बातें शेक्सपियर के बारे में बात हो रही है। जब ये शेक्सपियर के बारे में बात हो रही है तो ये अपनी प्रॉपर नाउन, तो इससे पहले हमें किसी भी तरह के आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमें किसी भी तरह के आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से एक नोट आप सभी के सामने आता है कि जब भी आप कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज़ करते हैं तो ये यहाँ पे जब भी आप प्रॉपर नाउन से पहले किसी आर्टिकल द का यूज़ करते हैं तो ये अपने आप में बनता है कॉमन नाउन, और जैसे ये कॉमन नाउन बनता है तो यहाँ पे हम बात करते हैं क्वालिटीज़ के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? क्वालिटीज़ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको लिखा मिलता है प्रॉपर नाउन और आगे किसी भी तरह की क्वालिटीज़ आपको नहीं दिखाई गई है तो आप इससे पहले आर्टिकल द का यूज़ नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आपने इस सेंटेंस में देखा और यही बात आपने इस सेंटेंस में देखें, ठीक है। तो ये बात होगी हमारी प्रॉपर नाउन के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे के क्लास में हम आगे जितने भी हमारे नाउन बचते हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही।